नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। न्यूज डिकोड में वीर सावरकर पर राहुल गांधी ने कल बयान दिया था, जिस पर आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी बहस देखने को मिली है। सावरकर किसी के लिए देश के नायक हैं तो किसी के लिए अंग्रेजों के मुखबिर, लेकिन सावरकर आजादी के बाद से लेकर अब तक हमेशा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से सावरकर पर बयानबाजी हो रही है, जिसकी शुरुआत कल महाराष्ट्र के वाशिम में हुई थी, जहां राहुल गांधी ने सावरकर के माफीनामे को एक कॉपी दिखाते हुए दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं को धोखा दिया था। इस बयान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। सीएम भूपेश ने सावरकर पर दिए राहुल के बयान का समर्थन किया। गांधी जी ने माफी नहीं मांगी, नेहरू जी ने, सरदार पटेल ने, किसी ने माफी नहीं मांगी। यदि सावरकर देखना है तो दो हिस्सों में देखना पड़ेगा। जब वो जेल गए उसके पहले सावरकर क्रांतिकारी थे, और उसके बाद जब जेल गए तो फिर वो लगातार माफी मांगने लगे। तो दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर कुछ इस तरह से आपत्ति जताई। अंडमान निकोबार जाकर के वो भारत जोड़ो यात्रा निकालें और पहले सेलुलर जेल जाकर के इतिहास को पढ़ें, तब फिर वीर सावरकर जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी करे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इतिहास के किरदारों पर राजनीति करते हैं। कोई सावरकर के बहाने करता है तो कोई नेहरू को मोहरा बनाता है। वीर सावरकर को अंग्रेजों का सर्वेंट बताने वाले राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने 2 पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। पत्र के जरिए फडणवीस ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें आखिरी लाइन में लिखा था, योर एक्सीलेंस ओबीडिएंट सर्वेंट M.K. गांधी, और दूसरी चिट्ठी के आखिरी में लिखा था, योर फेथफुल सर्वेंट M.K. गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को सावरकर पर निशाना साधा। उन्होंने एक पत्र को दिखाते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी। नस पर हाथ रखा है। चलिए इस पूरी कवायद का मकसद क्या है, इसे डिकोड करते हैं। राजनीति हमेशा भविष्य के सपने दिखाती है, आप इस बात को भली बात जानते भी हैं, लेकिन उसे खाद पानी भूतकाल से मिलता है। राजनीतिक दल इतिहास के पन्नों से अपने अपने नायकों और खलनायकों का चयन करते हैं। यहां बात अहम है कि एक पार्टी का नायक दूसरी पार्टी के लिए खलनायक होता है। ऐसा ही कांग्रेस बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है। सावरकर बीजेपी के लिए एक नायक है तो कांग्रेस के लिए आलोचना के पात्र। इसी तरह नेहरू कांग्रेस के लिए महान विभूति है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनकी गलतियों के लिए याद करती है। अब बात राहुल के बयान पर। असल में मौजूदा दौर में जो सियासत हो रही है, उसमें सभी पार्टियां एक दूसरे से खुद को ज्यादा राष्ट्रभक्त या राष्ट्रवादी बताने की रेस में है। राहुल सावरकर के बहाने ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी के माननीय सावरकर अंग्रेजों के मोहर थे, इसलिए बीजेपी का राष्ट्रवादी होने का दावा बड़ा खोखला है। अब देखना होगा कि सावरकर पर हमला कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है। चलिए न्यूज डिकोड में आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। इसके पहले इंदौर में एक खत मिला, जिससे एमपी की राजनीति में हलचल मच गई है। आखिर क्या है इस खत में, आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
1984 में पूरे देश में भयंकर दंगे हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया। किसी भी पार्टी ने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नवंबर के आखिरी महीने में इंदौर में जगह जगह भयानक बम विस्फोट होंगे। बम विस्फोटों से पूरा इंदौर दहल उठेगा। बहुत जल्द राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के समय कमलनाथ को भी गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को भी राजीव गांधी के पास भिजवा दिया जाएगा। ये मजबून एक खत का है जिसने मध्य प्रदेश समेत देश भर में सनसनी फैला दी है। इस खत में साफ साफ राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने की धमकी है। सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम सर, इस पत्र में आपका नाम भी लिखा है गोली मारने यात्रा के पहले। क्या बीजेपी हर तर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी। इंदौर की एक दुकान पर यह सनसनीखेज लेटर मिला है। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खालसा कॉलेज में होने वाली सभा पर हमले की धमकी दी गई। लिफाफे पर लेटर भेजने वाले की जगह रतलाम के भाजपा विधायक चेतन कश्यप का नाम लिखा है। धमकी भरे खत पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश को तोड़ने वाली ताकतें धमकी भरे पत्र से माहौल बिगाड़ने की कोशिश में, मगर कांग्रेस डरने वाली नहीं है। मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। धमकी देने वाले अज्ञात आरोपी की तलाश जारी है। तो खबर आपने देख ली। अब जरा दो और प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए जो लेटर बम की इस खबर से जुड़ी हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का शासन इसको सीरियसली लेगा और मध्य प्रदेश में कोई ऐसी प्रथा नहीं रही है कि हम अपने विपक्ष को प्रोटेक्ट ना करें। जिस प्रकार से यात्रा फेल होती हुई दिखती है, तो स्टंट कैसे बनाया, मुझे तो इसके पीछे साजिश लगती है कि जानबूझ करके इस पत्र के माध्यम से हम कैसे हाईलाइट हों, ये प्रयास है। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी से लेकर हर प्रकार से उनकी सुरक्षा में सारी चीजें जो जरूरत है वो सरकार कर भी रही है और इस प्रकार की चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। ये बेहद गंभीर खबर है। अब खत में जो लिखा है उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। खत में साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों का बकायदा जिक्र किया गया है। शुरुआत इसी से की गई है। इससे लगता है कि अगर यह खत कोई शगुफा नहीं है तो यह खालिस्तानी समर्थक संगठन के किसी सदस्य की कारस्तानी है। खत में इंदौर को बम विस्फोट से दहलाने की धमकी भी दी गई है, यानी एमपी की आर्थिक राजधानी प्राइम टारगेट है। खत में कई मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड भी है। पुलिस को इनकी जांच करनी चाहिए। खत एक कारोबारी को मिला क्यों, इसकी जांच होनी चाहिए। आरोपी चाहता तो खत पुलिस कलेक्टर या सीएम को भी भेज सकता था। कमलनाथ ने चिट्ठी बम के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल यह है कि क्यों बीजेपी सरकार अपनी फजीहत करवाएगी। अंतिम बात, खत को गंभीरता से लेना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा, चूंकि लेटर को मिले तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों में। यह खबर भानु प्रतापपुर से है और उपचुनाव से जुड़ी हुई है, जहां सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह हमेशा की तरह एक बार फिर आमने सामने हैं और इस बार कहानियों के जरिए आमने सामने हैं। एक चूहा कह रहा है तो दूसरा बाघ कह रहा है। ये मूसवा की हालत ऐसे होगी, बगवा बन गई। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने वाला है। ये उपचुनाव कांग्रेस बीजेपी के लिए साख का सवाल है। कांग्रेस बीजेपी दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं। साथ ही पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम एक दूसरे पर सीधे हमलावर हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को सामंत और खुद को किसान बताया। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से मिसयूज कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर हमला क्यों बोला। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गुरुवार को रमन सिंह ने भानु प्रतापपुर में चूहे की कहानी के बहाने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला था। ये मूसवा की हालत ऐसे होगी, बगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूट रहे थे और
कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह आमने सामने सीधी सियासी जंग लड़ रहे हैं। देखना यह है कौन किस पर भारी पड़ता है। सुना आपने राजनीति में कैसे कैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सीएम भूपेश बघेल के बयान को डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां कभी, आपको बता दें, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती है, यानी जाति आधारित यहां पर राजनीति नहीं होती है। यहां क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, यानी छत्तीसगढ़ की राजनीति जाति आधारित नहीं बल्कि वर्ग आधारित है। और सीएम भूपेश बघेल का यह बयान वर्ग आधारित राजनीति का ही एक सबूत है। सीएम भूपेश बघेल ने खुद को किसान बताया, रमन सिंह को सामंत कहा। क्यों? सीएम भूपेश बताना चाहते हैं कि वो शोषित तबके के हैं, जबकि रमन सिंह शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदेश में किसान मतदाताओं की बहुत ही निर्णायक भूमिका है और वास्तविकता में सीएम भूपेश बघेल किसान परिवार से आते भी हैं, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो कैसे कांग्रेस को जवाब देगी, क्योंकि आमतौर पर धारणा यह है कि बीजेपी धनवानों, सवर्णों और व्यापारियों की पार्टी है। तो अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रायसेन में दमोह के 3 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद खंडवा और भोपाल में भी इस तरह के मामले उजागर हुए हैं। खंडवा में जहां मस्जिद के आलिम पर एक युवक ने जहन्नुम जाने का खौफ दिखाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भोपाल में एक महिला ने अभिषेक शर्मा नाम के कन्वर्टेड क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन धर्म अपनाने का दबाव और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सियासत भी अपने चरम पर है। सख्त कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। किसी को इस तरह का धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। धर्मांतरण के जो ये प्रकरण आते हैं, या तो लालच में या दबाव में, मुझे लगता है कि वो सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है, समाज में जागरण की भी जरूरत है। हिंदुओं बेटियों के साथ ये जो है षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद एक बहुत बड़ी यूनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हिंदुओं को जगना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी खंडवा में धर्मांतरण मामले पर आपत्ति जताई, तो वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता तौकीर निजामी ने मामले को फर्जी बताया। तो समाज को जगाने की आवश्यकता, तो हम वही काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संघ का प्रोपगंडा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने 2 दिन पहले ही धर्मांतरण को लेकर सख्ती करने की बात कही थी। तो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। क्या ये महज संयोग है या फिर कोई बड़ी साजिश? चलिए इसे डिकोड कर लेते हैं। भले ही जबरन और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन गए हैं, लेकिन धर्मांतरण पर रोक नहीं लग रही है, यानी कहीं ना कहीं लूप होल तो है, ये क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, मिशन धर्मांतरण में लगे लोग देश और समाज का माहौल खराब कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। पिछले दिनों PFI पर छापे के दौरान मिशन 2047 का खुलासा हुआ था, जिसमें साल 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश का खुलासा हुआ था। जरूरत है कि धर्मांतरण के मामलों के सामने आने पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हर मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके संपर्कों की पड़ताल की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है, यानी लब्बो-लुआब यह है कि जबरन और अवैध धर्मांतरण के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। खबर कोरबा से है, जहां कोयला खदान में लगातार धमाके की वजह से वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। इस बार खदान में धमाकों को लेकर रहवासियों में विरोध किया है। इसी पर आधारित आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती के सीने को चीरने के लिए होते इन धमाकों को देखिए। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा की हैं, जहां हर दिन कोयला खदानों में ऐसे धमाके होते रहते हैं। इन धमाकों के बाद जमीन में सुराख होता है और उसके बाद धरती के गर्भ से बेशकीमती काला सोना यानी कोयला निकाला जाता है, जिससे आपके और हमारे घर रोशन होते हैं।
कहना हम ये चाहते हैं कि इन कोयलों का इस्तेमाल बिजली निर्माण के लिए थर्मल पावर प्लांट में होता है। ये तो है इस ब्लास्टिंग का सुनहरा पक्ष, लेकिन अब जरा स्याह पक्ष को भी जान लीजिए। ये तस्वीर कुसमुंडा कोयला खदान से सटे पाली गांव की है, जहां के लोग हर दिन मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। वजह हम बताते हैं। ब्लास्ट की वजह से जमीन के भीतर से कोयला निकलता है, जो कि पाली गांव के लोगों के घरों में गिरता है। ब्लास्टिंग को लेकर गांव के लोगों में जमकर आक्रोश है, जिसका गांव वालों ने विरोध भी किया है। कोल डिस्पैच की घटनाएं हर दिन होती हैं। पाली समेत कोल माइंस के आसपास के हर गांव की एक ही पीड़ा है, और वो पीड़ा ये है कि विकास के नाम पर बिजली उत्पादन की कीमत वो हर दिन खौफ में बिता कर चुकाते हैं। देखा आपने, शायद आप भी सिहर उठे होंगे ये कल्पना करके कैसे कोल माइंस के तले में लोग मौत के साए में जी रहे हैं। चलिए इस विडंबना को भी डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज डिकोड जन सरोकारों की बात करता है। मानव जीवन में बिजली के महत्व को नकारा तो नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। कोयला भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बिजली का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत है। कोयला जमीन के गर्भ में होता है, जिसे निकालने के लिए माइनिंग की जाती है, यानी आपके हमारे घरों को रोशन करने के लिए जो बिजली आती है, देश के विकास के लिए जरूरी उद्योगों को चलाने के लिए जो बिजली आती है, उसकी कीमत खदान के करीब गांव के लोगों को हजारों लाखों में चुकानी पड़ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या किया जाए। इसका सिर्फ एक ही समाधान है। वो समाधान ये है कि खदान से प्रभावित गांवों के लोगों को उचित मुआवजा देकर उन्हें कहीं और बसाया जाए, ताकि लोगों का जीवन भी प्रभावित ना हो और खदान पर भी कोई असर ना हो। पर सवाल ये है कि ऐसा होगा कब। तो आज का दिन अंतरिक्ष के लिहाज से बहुत बेहतर है, बहुत अहम साबित हुआ। आज भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया गया। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को। लॉन्च along with you 3 2 1 0 event number 96 completed and we have a successful liftoff of Vikram S rocket. ये भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है, जिसे आज श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हैदराबाद की निजी कंपनी इंडियन स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने इस रॉकेट को बनाया है। रॉकेट ने 5 मिनट में ही 89.5 किलोमीटर के पीक एल्टीट्यूड को अचीव कर लिया। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश बेस्ड एन स्पेस टेक और अर्मेनियन बाजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब के 3 पेलोड को विक्रम एस रॉकेट के साथ भेजा गया। स्पेस किड्स के पेलोड को भारत, अमेरिका, सिंगापुर और इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है। इस मिशन का नाम प्रारंभ है। कंपनी का यह दावा है कि विक्रम सीरीज के रॉकेट सैटेलाइट लॉन्चिंग को कैब बुक करने। न्यूज डिकोड खबरों का महाबुलेटिन तो है ही, साथ ही करंट अफेयर से भरा ऐसा शो भी है जो आपको रखता है दूसरों से बहुत आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।